स्वागत है बच्चों आपका फिर से। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। इससे पहले हमने बात की थी मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में झड़पें, संघर्ष और कुछ इस तरह की घटनाएं जिसके कारण वहां की राजनीति में अस्थिरता आ गई थी। बच्चों आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध की। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो शुरुआत इसकी करेंगे ये जानने से कि ये दो फेस में या दो भागों में लड़ा गया। ठीक है ना, पहला इसका समय था 1802 से लेकर 1804 और दूसरा इसका समय था 1804 से लेकर 1805। ठीक है बच्चों, उस समय में भारत में एक गवर्नर जनरल नए नए आए थे 1798 में, लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में आए थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है बच्चों, ये बच्चों जो गवर्नर थे ये बहुत ही साम्राज्यवादी थे। साम्राज्यवादी यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अपनी एम्बिशियसनेस, ये एम्पीरियलिस्ट थे। ठीक है, तो बच्चों महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी तो किसी तरह से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए। इसी संदर्भ में 1800 सन 1800 में जो सिंधिया थे और जो होलकर के फडणवीस थे, ठीक है ना, इनका युद्ध प्रारंभ हो गया। किस तरह से इनका युद्ध प्रारंभ हुआ, अगर अपने इसकी रणनीति के बारे में बात करें तो बच्चों उस समय जो वहां की परिस्थितियां थी वो काफी चुनौतीपूर्ण थी। अ, अगर अपने बच्चों बात करें कि उस समय में पेशवा जो थे उनकी क्या स्थिति थी, तो वो अभी तक किसी संधि करने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है बच्चों, सन 1800 में मराठा दरबार में सिंधिया और होलकर अलग अलग हो गए थे। ठीक है ना, 1800 में क्या हुआ बच्चों कि पेशवा में क्या हुआ कि नाना फडणवीस थे, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात बच्चों कि अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुत से लोगों में जैसे सिंधिया में और होलकर में मतभेद हो गए थे। ठीक है, सिंधिया और होलकर में मतभेद है कि हर कोई अपनी प्रधानगी चाह रहा था, लेकिन प्रधानगी कब किसको मिले इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं, नाना है उनके, ठीक है, नाना वो तो अब एक्सपायर हो गए थे, चढ़ाई कर गए थे। अब कौन व्यक्ति, किसका प्रभुत्व अधिक हो किसका कम हो, इसको लेकर यहाँ पर मतभेद हो गए थे। ठीक है, इस समय बाजीराव द्वितीय पेशवा पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा था। ठीक है ना, कि जो सिंधिया थे उन्होंने इस स्थिति में अपनी जड़ें यहाँ पर जमाने में सफलता हासिल की थी पेशवा पर। ठीक है ना बच्चों, और इस समय क्या हुआ कि 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी होलकर पर की हत्या करवा दी। ठीक है ना, बिट्टू जी होलकर जो थे उनकी हत्या हो गई भाई पेशवा। ठीक है, खुद गवाही कर दी उनकी। अब इसके बाद क्या होगा कि इस बात से क्रुद्ध होकर या इससे गुस्सा होकर अक्टूबर 1802 में होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ठीक है ना, 1802 में क्या था, होलकर ने लिया बदला और सिंधिया और पेशवा की एक सेना थी उसको हरा दिया। ठीक है बच्चों, अब हरा दिया तो ये भी चुप बैठने वाले नहीं है। इसके बाद जो बाजूवार पेशवा ने अंग्रेजों की शरण में चला गया कि भाई आप मुझे यहाँ का पेशवा बनाइए, बाजीराव पेशवा के चला गया। इंग्लैंड के जो लोग आए हुए थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास चला गया कि भाई आप मुझे यहाँ का
जो पेशवा है वो बनाइए। अब ये बात थी तो बिल्कुल मौका मिल गया अंग्रेजों को कि हाँ ठीक है, ये इन्हीं का बंदा है, हमारे बीच आ गया है, अब हम ऐसा मौका क्यों छोड़ें। अब बच्चों युद्ध होने वाला था, फिर भी हम युद्ध के क्या कारण थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो युद्ध के कारण, और जो युद्ध का सबसे पहला कारण था कि जो बाजीराव था, बाजीराव पेशवा द्वितीय है ना, पेशवा बाजीराव द्वितीय, वो अत्यंत अयोग्य था। पेशवा अपने ही मराठा सरदारों की समस्याओं को ठीक से समाधान नहीं कर पाया था। अपने नाना फडणवीस से मुक्ति पाने के लिए दौलत राव सिंधिया से संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास किया था, और इसी बीच होलकर और सिंधिया में झड़प हो गई थी। यानी कि पहला कारण था कि जो पेशवा था, पेशवा बाजीराव सेकंड, वो अयोग्य था। एक राजा का कार्य है विभिन्न रियासतों में और अपने संबंधियों में, अपने सरदारों में तालमेल और सामंजस्य को बनाए रखना, जिसने पेशवा का जो बाजीराव द्वितीय था वो असफल रहा। अपने नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जिसके संरक्षण में वो पड़ा हुआ था, उस समय की राजनीतिक स्थितियों को वो संभाल नहीं पाया, जिसके कारण उसको बेतहाशा नुकसान का हासिल करना पड़ा। उसी के समय होलकर और जो सिंधिया थे उनमें टकराव बढ़ गया। दूसरा, मराठा सरदारों का आपसी, मराठा सरदार थे जो इतने सारे, उनमें आपसी फूट, और जो आपसी फूट होगी, खुद कोई ना कोई पद प्राप्त करना चाहता है हर कोई, तो क्या करेंगे, खुद तो लड़कर देख लिया, अब किसी बड़े की तलाश करेंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति हमारी सपोर्ट करे। अब कौन था बड़ा जिसके पास अधिक संपदा थी, बॉम्बे, यानी कि अंग्रेज। अंग्रेजों के पास गए मराठा और सहायता मांगी, ठीक है ना। अब मराठाओं की सहायता मांगने के साथ ही अंग्रेजों को मौका मिल गया कि वो मराठाओं की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करें। तीसरा बड़ा फैक्टर था नाना फडणवीस की मृत्यु। नाना फडणवीस की जब मृत्यु हुई तो देखिए, घर का ना बुजुर्ग है जो वो पूरे घर को बांध कर रखता है, चाचा ताऊ बुआ सभी ना, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सभी अपनी अपनी चलाएंगे, है ना। वही बात थी कि नाना फडणवीस की मृत्यु बड़ा कारण थी। कब हुई थी? 1800 में, ठीक है ना। और उसके बाद साथ साथ साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं जो थी, जिसके कारण ये हमला हुआ था। उस समय जो आया था लॉर्ड वेलेस्ली, वो काफी सत्ता का भूखा कहें कि साम्राज्यवादी शासक था, जो कि अच्छी तरह से अब इन पर हमला करने के लिए आतुर था, ठीक है ना। यही कारण थे जिसके कारण हमला हुआ। अब हमला हुआ, लड़ाई हुई, इसके बाद संधि तो होने तय थी, तो हुई बेसिन की संधि। वो जो बेसिन की संधि हुई 31 दिसंबर 1802 में। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेना जो थी वो अंग्रेजी सेना, वो पूना में थी, और पूना में उन्होंने एक समझौता किया कि आज से हम पूना में अपनी सेना रखेंगे, अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखी जाएगी शांति और वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जिसके 26 लाख रुपए वार्षिक देय होंगे, जो कि अब मराठा देंगे। यानी कि अब पूना में अंग्रेजी सेना के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक देना तय हुआ। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या था कि एक और संधि की गई, इसी संधि में ही कुछ शर्तें थी, जिसमें कहा गया कि जो कंपनी है या जो अंग्रेज हैं उनका मित्र
इनका मित्र होगा मराठाओं का, कंपनी का जो शत्रु है वो इनका शत्रु होगा, ठीक है ना। ये सभी बात पेशवाओं को अच्छी तरह से बता दी गई। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सूरत शहर था, सूरत शहर अब अंग्रेजों को सौंपा जाएगा, क्योंकि सूरत शहर क्या था, एक व्यापारिक केंद्र था। शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स आए थे वो वहीं पर आए थे, ठीक है ना। उसके बाद एक विशेष बात की, जो निजाम और गायकवाड़ थे वो ब्रिटिश की तरफ हो गए थे, और उसके बाद पेशवा ने निजाम की जो चौथ वसूली थी उस पर भी रोक लगा दी थी, ठीक है। 1803 में बच्चों क्या हुआ कि पेशवा और बाजीराव द्वितीय, ठीक है, इनके बीच कुछ मतलब जो एक ही व्यक्ति था, ये पेशवा और बाजीराव द्वितीय, इन्हीं का था बच्चों। तो कुछ इस समय युद्ध हो गया था बच्चों, ठीक है ना। और अंग्रेजों के संरक्षण के कारण बच्चों 1803 में बाजीराव को पुनः संरक्षण प्राप्त कराकर और इसको क्या किया कि वहां का पेशवा मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो सर इसमें जी एस सरदेसाई ने एक बात की है, जी एस सरदेसाई, उनका एक वक्तव्य है कि इस संधि के कारण या इन संधियों के कारण जो शिवाजी का सपनों का क्षेत्र था या सपनों का बनाया हुआ इतना बेहतरीन साम्राज्य है उसको खत्म कर दिया या उसका अंत हो गया। लॉर्ड केल्सर, लॉर्ड केल्सर के समय झगड़ा और विवाद बढ़ा, और बच्चों ये जो झगड़ा विवाद था ये दो जगह पर था, यानी कि युद्ध हो गया था दो जगह था, उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में, एक साथ चला था ये युद्ध, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में अगर बात करें तो माफ कीजिए, सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में बात करेंगे तो ऑर्थर वेले जी, जहां पर खुद थे ना ऑर्थर वेले जी, वहां पर ड्यूक ऑफ फास्टिंग, इनमें युद्ध हो रहा था। भोसले युद्ध में भूमिका अपनी निभा रहे थे, और इसके बाद अरगांव में 1803 में संधि हुई, जिसे कहते हैं देवगांव की संधि, 1803 की संधि, देवगांव की संधि। ठीक है बच्चों, इस संधि के बाद उत्तर में जब अगर अपनी बात करें तो जनरल लेक थे, वो ग्वालियर के लासवाड़ी में सिंधिया के साथ लड़ रहे थे, और उन्होंने भी संधि कर ली 1803 में अर्जुन गांव की संधि। तो ये तो था दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में सिंधिया के साथ हुई थी 1803 में जनरल लेक, ठीक है ना, और इसे कहा जाता है अर्जुन गांव संधि। है ना, इस संधि से गंगा यमुना का क्षेत्र था जो, वहां पर सेना रखने की मंजूरी पर बात सहमत हुई। और उसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे द्वितीय जो फेज का द्वितीय चरण था ना, अपने दो चरणों की बात की थी 1804 से 1805 वाला जो दूसरा चरण था, अब उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इस दूसरे चरण में जो होलकर थे, जब इतना कुछ चल रहा था, इतने युद्ध चल रहे थे, होलकर ने चुपचाप जाकर जयपुर पर आक्रमण कर दिया और 3 अंग्रेज अधिकारियों विकर्स, डॉन और धान को खत्म कर दिया होलकर ने। और ना केवल इनको खत्म किया, बल्कि इनकी लगभग 5 बटालियन और 6 कंपनियों को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया, बिल्कुल उनको डिमोलिश कर दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद वेलेजली कर्नल ने जो वेलेजली जो थे उस समय गवर्नर जनरल, उन्होंने कर्नल मॉनसन को भेजा, कर्नल मॉनसन, यहाँ पर
उनको भेजा गया मुकुंदरा के दर्रा से, लेकिन बच्चों बहुत बुरा हाल किया, उनको भी हरा दिया। फिर दिल्ली में भेजा गया कर्नल लेक को, दीग में उनको बुरी तरह से हराया गया। फिर वो अपने भागकर भरतपुर में अपने दोस्त के पास चले गए, होलकर, ठीक है ना, भरतपुर में किसके पास था, अपने मित्र के पास चले गए, संरक्षण मिला, दीग किले में बैठे रहे। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया उनको बाहर निकालने का, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों उनको संधियां भी करनी पड़ी थी। जॉर्ज बारले थे उत्तर में, उन्होंने शांति फैलाने के लिए संधि की, ठीक है ना, शांति और मैत्री की संधि, यानी कि इसमें कुछ ज्यादा गंभीर शर्तें नहीं थी। ये संधि जो की गई थी ये 1805 में नवंबर में की गई थी, चंबल में इस जो था 1800 नवंबर 1805 की, इसमें जो चंबल का क्षेत्र था उसको एक बाउंड्री मान लिया गया, बॉर्डर मान लिया गया, और उसके दूसरी पार जो था सिंधियों का क्षेत्र को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों पहली तारीख 1800 पहले महीने में 1806 में राजपुर घाट में जो टोंक रामपुर का क्षेत्र था उसको होलकर के क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बच्चों 1823 में गवर्नर जनरल लॉर्ड जो थे हेस्टिंग्स थे, ठीक है। ओके बच्चों, ये थे। इसके बाद पेशवा की एक मंत्री, पेशवा को ना उसके एक मंत्री थे त्र्यंबक राव, उसने सलाह दी कि आप इतने सारे मराठा है ना, इनके छोटे छोटे प्रदेश हैं, इस पूरे प्रदेश की जो जो एक संघ बना है ना, सभी मिलकर जो एक साथ रहते हैं, इस पूरे संघ के आप अध्यक्ष बन जाइए। इसको कहा पेशवा को उसके मंत्री ने, है ना। पेशवा को उसके मंत्री, इसका नाम था त्र्यंबक राव। पेशवा को भी बात ठीक लगी, पेशवा वहां का बन गया। उसके बाद बच्चों पूना में उन्होंने क्या किया कि रेंजर इन्फेंट्री में हमला कर दिया। हमला करने से वहां के जो लोग थे वो भागकर उनको सैन्य शिविरों में जाकर सहायता लेनी पड़ी, और ये हमला किया गया था बहुत ही क्रूरता से। 13 जून 1817 को संधि के इसमें संधि की गई, और पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया के साथ भी नई संधि की गई, जिसमें पिंडारियों के सहयोग की बात को सहयोग नहीं करने की बात के लिए वचन दिया गया। राजपुताने में जो संधिया की गई थी वो सिंधियों के माध्यम से की गई थी। ओके बच्चों, इस तरह से सब कुछ हो रहा था। अब बच्चों पेशवा प्लस होलकर प्लस भोसले, ये तो एक तरफ से जब इन पर हमला किया गया था, लेकिन इसमें सिंधिया और गायकवाड़ सम्मिलित नहीं हुए। 1818 में इसमें ओस्टी नाम की जगह पर फिर से युद्ध विराम कर संधि करनी पड़ी, ठीक है बच्चों। इस तरह से संधियां और युद्धों का दौर चल रहा था। पेशवा जो थे इसमें अंतिम बार हारे थे 1818 में ओस्टिन नामक जगह पर। इसके बाद संघ का विघटन हो गया, और विघटन होते ही अध्यक्ष का आएगा जब विघटन ही हो गया। 18 जून 1818 को पेशवा जो थे वो उन्होंने मीरकाम में वो उन्होंने संधि की थी, और 8 लाख रुपए में वो चले गए थे। 18 जून 1818 मीरकाम में संधि की, उसके बाद उनको भेज दिया गया कानपुर। कानपुर में उस समय जो नाम था उसका नाम था वो बिठूर, ठीक है ना, सिर्फ 8 लाख रुपए में। और यहीं पर रहते हुए उनकी 1852 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना।
अब अपने बात करें 1800 बच्चों बाबर मृत्यु के बाद भोंसले थे जो वो सीताबर्दी युद्ध में, और जो होलकर थे वो महिदपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। भोंसले, सीताबर्दी और जो होलकर थे वो महिदपुर, इन युद्धों में ये पराजित हुए। ठीक है ना। इसके साथ साथ भारत में अंग्रेजों का जो आधिपत्य था वो भी काफी अब बढ़ चुका था, जिसके कारण बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिले। ये बच्चों आपका लेक्चर यहीं तक था। इसके बाद अगले लेक्चर में अपने कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर अध्ययन करेंगे। तब तक आप बुक में से नोट्स बनाइए और इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, किताब में से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।